हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल EduTree में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं BHIE 141 BHIE 141 की, जिसमें हम चीन का इतिहास 1840 से लेकर 1978 तक के विषय के संदर्भ में महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, जिससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आएंगे। अगर आप अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर का PDF आप हमसे परचेज करना चाहते हैं, तो पर यूनिट वाइज आपको इसका सेट मिलेगा, जिसके अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न संकलित किए गए हैं। अगर ये आप हमसे परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से दिए गए मेल ID पे हमसे संपर्क करके यह PDF आप हमसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं BHIE 1441 के इकाई 1 से। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज सबसे पहले हम जिस विषय को लेंगे उसमें हम चीन, शाही राज्य और स्टेपी की चुनौती के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आते हैं इस विषय पे, चलते हैं इसके टॉपिक पे। आप यहाँ देख सकते हैं जो पहली इकाई है वह चीन की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। चीन की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम चीनी शाही राज्य और स्टेपी की चुनौती, जो बाहरी आक्रमण होते थे, जो चीन से बाहर के जो लोग होते थे, वे जो चीन पर आक्रमण करते थे, उनके विषय में हम पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधा टॉपिक पे। चीन के जो पहले सम्राट छिन शिहु आंग्री थे, उनके तहत हम देखें तो साम्राज्य को पहली बार प्रांतों में विभाजित किया गया, जो केंद्रीय रूप से प्रशासित किया जा रहा था। वहाँ एक समान कानूनी संहिता और एकीकृत जो लिपि है, नियम है, उसको लागू किया गया। उन्होंने किसानों को स्वतंत्र भूधारकों में बदल दिया, जिन्हें राज्य को सीधे कर देना पड़ता था। साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों को हम देखिए तो जोड़ने वाली जो ट्रंक सड़कें होती थी, उसका निर्माण किया गया, और जो भार और नाप तोल के जो तरीके थे, उसका मानक निर्धारित किया गया। वहीं छिन शाहू आंग्री ने खानाबदोश लोग जो चीन के उत्तर और पश्चिम में उनके साम्राज्य पर जो छापे या आक्रमण किया करते थे, उन्हें रोकने के लिए जो पूर्व के राजाओं द्वारा जो दीवारें बनाई जा रही थी, जिसे हम आज चीन की महान दीवार के रूप में जानते हैं, उसे जोड़ने और मजबूत करने का काम किया। साथ ही उन्होंने उनके समय से पहले के जितने भी पुस्तक थे या साहित्यिक रिकॉर्ड थे, उसको बड़े पैमाने पर जलाने का आदेश दिया, ताकि उनके शासन के साथ जो रिकॉर्ड है, साहित्यिक रिकॉर्ड है, वो नए सिरे से शुरू हो सके। तो इस प्रकार के इन्होंने ये कार्य किए। वहीं हम देखें जो छिन शाहू आंग्री की जो जब मृत्यु हो जाती है, तो उनके 2 दशक से भी कम समय में उनका जो राजवंश है, कुछ समय बाद ही पलट दिया गया, जो चीनी इतिहास में अनेक किसान विद्रोह के रूप में हम जिसे जानते हैं। इस विद्रोह के नेता जो थे हान राजवंश की नींव रखी, जो 4 शताब्दियों तक चला। हालांकि हम देखें तो जो चीन की साम्राज्य की संरचना और विशेषता जो है, वो बाद के शताब्दियों में काफ़ी बदल दिया गया था। केंद्र शासित प्रांतों के अलावा अलग अलग समय में चीनी साम्राज्य परिधि पर अन्य क्षेत्रों को शामिल करता रहा, जो केंद्र से कम प्रत्यक्ष हस्तक्षेप द्वारा शासित थे। इसी प्रकार हम देखें तो चीन में भले ही हमें अलग अलग समय पर अलग अलग राजवंशों के सत्ता को हम देखते हैं, जिसका आकार विभिन्न कालों में घटता बढ़ता रहा, और यह बार बार नागरिक संघर्ष और विदेशी आक्रमणों को झेलता रहा। वहीं हम देखें तो अपने शुरुआती दिनों में चीनी साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उत्तरी और पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र में जो जंगली खानाबदोश लोग की जो उपस्थिति थी, उनके द्वारा आक्रमण था। धन संपत्ति जो उनकी विकसित कृषि व्यवस्था पर आधारित थी, खानाबदोश लोगों के लिए एक बहुत ही आकर्षण का स्रोत था,
जो अक्सर चीनी राज्य से सैन्य रूप से बेहतर थे। देखें तो कहीं ना कहीं वे चीनी जो सैन्य शक्ति थी उनसे बेहतर थे, खासकर उन अवधि में जब चीनी राज्य कमजोर हो गया। जब चीनी राज्य कमजोर हो गया, चीन और खानाबदोश के व्यापार लगभग हर समय चलता रहा। अगर हम उनकी व्यापारिक गतिविधि को देखें तो चीन और खानाबदोशों के बीच लगभग हर समय व्यापार चलता रहा। उन अवधियों में जब खानाबदोश जनजातियां सैन्य रूप से मजबूत हुई तो चीन को स्टेपी के कई आक्रमणों को झेलना पड़ा। वहीं देखें तो बाद के समय में हान काल के बाद चीनी राज्य और उसके जो शासक और अधिकारी हैं वह स्टेपी के खतरे के बारे में अत्यधिक चिंतित थे, जो उन्हें साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एकमात्र गंभीर खतरे के रूप में प्रतीत हो रही थी। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने चीनी शाही राज्य और जो स्टेपी की जो चुनौती थी चीनी शाही राज्यों के लिए, उसके विषय में हमने पढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो चीन की जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की दृष्टि में देखें तो उसके सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को देख लेते हैं। वैसे ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, अगर आप PDF परचेज करेंगे तो आपके अंदर आपको ये प्रश्न भी मैं आपको डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं, जिसमें आपको अगर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की बात करें तो इसके अंदर आपको अभिजात वर्ग से भद्र जन तक की जो विषय है इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार जो चीन राजवंश हैं वे अभिजात वर्ग के परिवारों को एक तरह से करारा झटका दिए। उन्होंने उन्हें जो उनको चुनौती दे सकते थे, उन्होंने क्या किया, राज्य और आम किसान करदाताओं के बीच सीधा संबंध स्थापित किया, जिससे क्या था कि जो वहाँ के अभिजात वर्ग थे उनका महत्व घट गया। और दूसरा उन्होंने किया कि जो नौकरशाही की जो भर्ती थी, जो इन शासकों के लिए एक तरह से शक्ति का केंद्र या सैनिक रखने योग्यता और अधिकार जो प्राप्त होते थे, उसके लिए एक सरकारी परीक्षा के माध्यम से इस तरह के पद बना दिए। इसके लिए क्या हुआ कि बाद में लगभग 1000 CE के जो नौकरशाही में जो प्रवेश पाने का एक यही रास्ता बन गया कि वे इन परीक्षाओं को पास करें नौकरशाही भर्ती के लिए और वे इस योग्य हो जाएं। इसके लिए जो बड़े बड़े भूपति थे वे अपने पुत्रों को पढ़ा लिखा कर शिक्षा दे करके इस माध्यम से योग्य बना करके उनको नौकरशाही में प्रवेश करवा करके सत्ता हासिल करने का मात्र एक यह साधन हो गया। इसी सामाजिक स्तर के लोग जो होते थे इन्हीं को भद्र जन के रूप में जाने लगा था। इस प्रकार के और भी बहुत सारे प्रश्न आपको PDF के अंदर देखने को मिल जाएंगे, मतलब टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। वही हम देखें तो जनसंख्या वृद्धि आ जाएगी, जाति और संस्कृति विविधता आ जाएगी। इसमें देख सकते हैं कि एक विदेशी धर्म जब बौद्ध चीन में प्रवेश किया और हान साम्राज्य के टूटने के बाद सदियों से चली आ रही खानाबदोशों की चढ़ाइयों ने एक ऐसे समाज का विकास किया जो पहले की तुलना में कहीं अधिक मिश्रित और जटिल था। चीन और गैर चीनियों के बीच व्यापारिक और सामाजिक जो संबंध अंतर्विवाह सहित विशेषकर उत्तर के काफ़ी अंतर्विवाह सहित ऐसे कई मामले थे जो चीन के उत्तर में काफ़ी बढ़ गए थे, वहाँ हमें देखने को मिलता है। वहीं बात करें जनसंख्या वृद्धि की, जब जनसंख्या वृद्धि को देखें तो वहाँ कृषि की अच्छी उत्पादकता होती थी, यह भी एक आधार था जनसंख्या वृद्धि में। 1000 CE में चीन की जनसंख्या 100 मिलियन थी, यही 17वीं शताब्दी में बढ़कर 260 हो गई। और जब चीन राजवंश के तहत जनसंख्या हम देखें तो फिर यह दोगुनी होकर लगभग 500 मिलियन हो गई। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भूमि पर दबाव पड़ा। जो एक परिवार होता था, भाइयों के बीच में भूमि बंटवारा होती थी जो बराबर हिस्से में बंटती थी। इस तरीके से क्या था कि एक परिवार में जो भूमि मिलती थी वह उनके जीवन यापन के लिए कम हो गई, उनसे कृषि करके उससे जीवन यापन करना मुश्किल हो गया। तो इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई जनसंख्या वृद्धि से। तो ये सब भी आपको PDF के अंदर मिल जाएगा। चलिए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर रहे हैं तो इसमें हम छिंग राजवंश को भी देख लेते हैं। जब हम छिंग राजवंश की बात करते हैं तो यह जो राजवंश है वह जो चीन की महान दीवार है उसके उत्तर पूर्व में मंचूरिया नामक क्षेत्र है, जहां गैर हान लोगों का निवास स्थान था, जहां अधिकतर वे लोग रहते थे।
उन्होंने 1644 में अंतिम युद्ध चीनी राजवंश मिंग को उखाड़ करके अपनी सत्ता को स्थापित किया था। छिंग ने एक ऐसी प्रशासनिक प्रणाली विकसित की जिससे इतने विशाल और विषम रूपी जो क्षेत्र हैं उसके संचालन के लिए ऐसे विविध प्रणालियों का उन्होंने उपयोग किया जो दुनिया में कहीं भी अपने समय के सबसे प्रभावी प्रणाली के रूप में हम उसे देख सकते हैं। यह इसकी खासियत है। वहीं हम बात करें तो छिंग जिन्होंने अपने सैन्य बलों का इस्तेमाल इतनी कुशलता से किया कि प्रारंभिक दशकों में चीनी और उसके जो अधिकार क्षेत्र या आसपास के जो क्षेत्र थे उसको जीतने के लिए उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। वहीं बाद में इसके लिए अधिक चिंतित हो गए कि जो इन्होंने इतने सक्षम सैन्य क्षमता जो स्थापित किया था, सैन्य शक्ति जो स्थापित किया था, यह उनके लिए उनके स्वयं के शासन के लिए खतरा बन जाए। इसको रोकने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे उपाय किए। इससे सैन्य संगठन का एक ऐसा रूप सामने आया जो अवरोधों और संतुलनों से भरा हुआ था और तीव्रता से नए खतरों को जवाब देने के अनुकूल नहीं था, जैसा कि पश्चिमी शक्तियों द्वारा समुद्री सीमा पर उत्पन्न खतरे के रूप में हम देख सकते हैं, या सामूहिक जन विद्रोह द्वारा खतरे जो 19वीं शताब्दी में हमें देखने को मिलता है। वित्तीय समस्याओं विशेष रूप से चांदी की कमी और नागरिकों और सैन्य कर्मियों के बीच अफीम धूम्रपान की आदत का प्रसार इन समस्या के रूप में हम प्रमुख रूप से देख सकते हैं, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में छिन प्रशासन को प्रभावित किया। तो इस प्रकार से संक्षिप्त रूप में हमने छिंग राजवंश को देखा है। इसके अलावा हम देखें तो हम 19वीं शताब्दी से पूर्व चीन और विश्व के संबंध के रूप में भी हम इस विषय को भी इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं, जिसमें चीन केंद्रवाद की जो एक विचारधारा है उसको दिखाया गया है कि कैसे चीन के लिए झोंगुओ का नाम पहली बार चीन में केंद्रीय राज्यों के संदर्भ में करने और इस्तेमाल किया गया। झोंगुओ को मध्य राज्य के रूप में भी अनुवादित किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल यह तर्क देने के लिए किया गया कि चीनी स्वयं को दुनिया के केंद्र के रूप में समझते थे और हर किसी को वो है नीचे है दृष्टि से देखते थे, यानी कि वे अपने से नीचे दूसरे को समझते थे। तो यह इनकी चीनी केंद्रवाद की जो विचारधारा है, अवधारणा है, वो है। अगर इसी अवधारणा जो बहुत चर्चा में रही वह है तियानशया या सब स्वर्ग तले, जिसका अर्थ है तियानशया, जिसका मतलब है सब स्वर्ग तले। यह माना जाता है कि चीन के सम्राट को सभी स्वर्ग के तले की अध्यक्षता करनी है, यानी कि चीन का सम्राट ऐसा है जो स्वर्ग के नीचे जितने भी लोग हैं, जीव जंतु हैं, उनकी अध्यक्षता करनी है। वह सबके लिए सबसे बड़ा है इस धरती पर, और इसका उपयोग चीनी केंद्रवाद या चीनी केंद्रीयता की धारणा को बल देने के लिए किया जाता था। तो यही है चीनी केंद्रवाद का अवधारणा। वहीं और देखें तो यहाँ तक कि अधिकांश विदेशी नीतियाँ और जो कार्य होते थे, अधिकांश विदेशी नीतियाँ और कार्य एक चीनी केंद्रित ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से उत्पन्न हो रही थी। अन्य बड़ी शक्तियों की तरह चीनी शासक की विदेशी नीतियाँ ज़्यादातर उसके स्वयं के हित और प्रचलित सत्ता जो समीकरण व्यवहार और कुशलता है उसके अपने फायदे के लिए वे विदेशी नीतियों को अपनाती थी और उसके नियम निर्धारित करती थी सिर्फ अपने फायदे के अनुसार। तो यही है चीनी केंद्रवाद। इसी क्रम में हम देखें 19वीं शताब्दी से पूर्व चीन और विश्व के क्रम में तो शुल्क व्यवस्था के रूप में हमें देखने को मिलता है कि कैसे चीन ने केवल उन राज्यों और लोगों के साथ संबंध बनाए रखे जो चीनी सम्राट को शुल्क अर्पित करते थे। इस प्रकार चीनी सम्राट की श्रेष्ठता को स्वीकार करते थे। बदले में यह माना जाता था कि चीनी सम्राट मूल्यवान उपहार वापस भेजेंगे और जो आने वाले व्यापारी हैं, जो व्यापार करने के लिए आ रहे हैं, उनको अनुमति भी देंगे। जो विदेशियों के लिए इस अनुष्ठान में भाग लेने के लिए एक प्रेरणा के रूप में उदाहरण प्रस्तुत किया गया।
दूसरे शब्दों में यह विचार है कि चीन में खुद के लाभ और स्वहित के लिए सामान्य गणनाओं के आधार पर अपने विदेशी संबंधों का संचालन नहीं किया गया, लेकिन इनका प्रयोजन मुख्य रूप से अपनी प्रतिष्ठा की चिंता करना था। अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए उन्होंने इस प्रकार के नियम बनाए थे। अनेक विद्वानों ने हालांकि अब विभिन्न आधारों पर चीन के विदेशी संबंधों के वर्णन के रूप में शुल्क प्रणाली की वैधता को अस्वीकार कर दिया है, और कई ऐसे विद्वान हैं जो मानते हैं कि ये जो शुल्क प्रणाली की जो अवधारणा है वह सही नहीं है। चीनी सरकार अपनी प्रतिष्ठा के लिए इस प्रकार के कार्य कर रही थी। अगर हम देखें इस इकाई 1 की, तो हमने महत्वपूर्ण जो टॉपिक है लगभग उन सबको समझ लिया है, और इस पे जो इसका जो PDF है, अगर आप हमसे परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और PDF वाइज आप महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो है और सरल भाषा में, सरल शब्दों में उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस पर प्रश्न बनने की पूरी संभावना है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।